जय हिंद। आज हम बात करेंगे 40 साल पहले घटित हुई एक ऐसी घटना के बारे में जो वर्तमान में फिर से चर्चा का विषय बना हुआ है, और जानने की कोशिश करेंगे कि 40 साल पहले जो घटना हुई और दशकों से शांत पड़ी थी और फिर चर्चा का विषय क्यों बन गया। हम बात कर रहे हैं भोपाल गैस त्रासदी के बारे में। आपने कभी न कभी सुना होगा कि भोपाल में एक बार एक ऐसी औद्योगिक दुर्घटना हुई जिसमें कई हजार लोगों की जान चली गई। भोपाल में एक कंपनी है, यूनियन कार्बाइड कंपनी, जिसमें कुछ एग्रीकल्चर प्रोडक्ट और कीटनाशक दवाइयाँ बनती थी। और उसमें देखा गया कि 2-3 दिसंबर की रात में 10:30 बजे के आसपास से कुछ लोगों को एक स्मेल का अनुभव हुआ, एक दुर्गंध आने लगी। तो लोगों को लगा, पहले कुछ लोग बोले कि अमोनिया गैस है। अमोनिया गैस जो यूरिन से, मतलब मूत्र से जो स्मेल आती है उसे वो अमोनिया गैस का स्मेल होता। तो कुछ लोगों को लगा कि अमोनिया गैस की स्मेल है, तो इग्नोर किए। फिर कुछ देर बाद देखे कि उसकी स्मेल बढ़ती जा रही है। धीरे धीरे ऐसे करते करते देखा गया कि कुछ समय बाद लोगों को खांसी आने लगी, चक्कर आने लगा, गले में जलन, आँख में जलन, और लोग बेहोश होकर गिरने लगे। देखते ही देखते लोग सड़कों पर, खेत खलियान में, छतों पर, रेलवे स्टेशन पे, चारों तरफ जहाँ देखो वहाँ लोग गिरने लगे। लगभग 2-3 घंटे के अंदर लगभग 3 से 4 हज़ार लोगों की जान चली गई। और सरकारी आंकड़े बताते हैं कि उस दौरान या उस दिन में 3 दिसंबर को लगभग 3900 या 3500 से 4000 लोगों की जान गई। लेकिन वहाँ के स्थानीय लोगों का कहना है कि लगभग 8000 लोगों की जान उसी दिन चली गई थी, और कुछ लोग बहुत सीरियस हालत में हॉस्पिटल में एडमिट थे और इलाज के दौरान उन लोगों की भी जान चली गई। लगभग पूरा आंकड़ा बताता है लगभग 20,000 लोगों की जान चली गई, और लगभग 6 लाख लोग प्रभावित हुए। 6 लाख लोग समझते हैं, मतलब पूरे एरिया, वो एरिया जहाँ पर फैक्ट्री थी वहाँ के पूरे लोग लगभग इसके दुष्परिणाम से प्रभावित हुए। तो आखिर वो कौन सी गैस थी जो इतनी घातक थी, और फैक्ट्री में उसका निर्माण किया जा रहा था इतने वर्षों से। और अच्छा, इसके दुष्परिणाम, इससे पहले इसके दुष्परिणाम से दुनिया वाकिफ भी नहीं थी कि ये गैस इतनी खतरनाक और इतनी विषैली है। वो गैस थी मिथाइल आइसोसाइनेट। मिथाइल आइसोसाइनेट, जिसका फार्मूला होता है क्या, CH3CNO। ये गैस थी। ये गैस इतनी विषैली होती है कि इसकी हवा में अगर 10 लाख पार्टिकल गैस के हों, उसमें 2 पार्टिकल केवल इसके हो ना, तो इससे भी आपको चक्कर आने लगेगा। इतनी खतरनाक गैस है। तो एक्चुअल में इस गैस की लीकेज की वजह से हुआ क्या था कि वहाँ पर कई टैंक बने थे, जिसमें से जो प्रोडक्ट बनाया जाता था उसमें से कई प्रोसेस होकर गुजारा जाता था। तो ये मिथाइल आइसोसाइनेट एक टैंकर, जिसमें पूरा 42 टन लगभग केमिकल्स भरा हुआ था, उसमें पानी के लीकेज की वजह से इस केमिकल में मिला। और इसमें मिलने के बाद एक्जोथर्मिक रिएक्शन में तो जो कोई रिएक्शन हो उसमें से हीट बाहर निकले। जैसे आप घर की पुताई करते समय चूना में पानी डालते हैं तो देखते हैं चूना उबलने लगता है, तो उसमें से बहुत ज़्यादा हीट बाहर निकलती है। ये एक्जोथर्मिक रिएक्शन है। तो ऐसे इसमें जब पानी की कहीं से लीकेज होने की वजह से पानी जाने लगा, तो धीरे धीरे इसमें एक्जोथर्मिक रिएक्शन चालू हुई, और देखते ही देखते इतना तेज से इसका टेम्परेचर बढ़ा एक्जोथर्मिक रिएक्शन की वजह से कि जो टैंक था जिसमें 42 टन, एक टन में 1000 किलो होता है, तो 42 टन में 42,000 किलो गैस भरी हुई थी। 42,000 किलो केमिकल भरा हुआ था, और देखते ही देखते उसका टेम्परेचर इतना बढ़ा और उस टैंक का प्रेशर भी बहुत ज़्यादा बढ़ने लगा, और लीकेज की मात्रा बढ़ गई। और जब लीकेज की मात्रा बढ़ गई तो कंट्रोल से बाहर हो गया और चारों तरफ फैल गई। वो पूरी एरिया उस दिन प्रभावित हुआ। 6 लाख लोग प्रभावित हुए। 6 लाख मतलब पूरी एरिया इस प्रभाव के चपेट में आ गई। ये एक अमेरिकन कंपनी थी, और जो उस कंपनी का मालिक था वो था वारेन एंडरसन। इसलिए लोग देख रहे हैं, इसके विरोध में कह भी रहे हैं कि तुम्हें ओसामा चाहिए लेकिन मुझे एंडरसन चाहिए। सोचो कि इसमें कहा जाता है कि 5,20,000 में से लगभग 2 लाख युवा इससे प्रभावित हुए थे। 3,000 प्रेग्नेंट महिलाएं प्रभावित हुई थी। मतलब बच्चे कोई भी छूटा हुआ नहीं था, और इसका प्रभाव आज भी भोपाल क्षेत्र में देखने को मिलता है। तो 40 साल बाद आज फिर से ये मुद्दा क्यों उठा? अब 40 साल बाद इसलिए ये मुद्दा उठा, ये दुर्घटना होने के बाद ये मैटर हाई कोर्ट में गया, सुप्रीम कोर्ट में गया, फिर कोर्ट का डिसीजन आया,
और बोला कि उस एरिया को अब साफ़ किया जाए। क्यों उस एरिया को साफ़ करने का निर्देश दिया गया? क्योंकि को स्थानीय लोगों में इसका प्रभाव लगातार देखने को मिल रहा था। कैसे? अब जिस टैंक से लीकेज हुआ था आसपास की मिट्टी में मिल गया, मिट्टी भी वहाँ की प्रदूषित हो गई। जब बरसात होती तो मिट्टी बहकर वहाँ के नालों के द्वारा खेतों में, वहाँ के आसपास क्षेत्रों में फैल जाती थी। तो जिसकी वजह से लोग वहाँ की जो फसल यूज करते थे उसकी वजह से उनमें प्रभाव को देखने को मिलता, और मिट्टी के थ्रू होते हुए वो वहाँ के अंडरग्राउंड वाटर जो नीचे पानी रहता है बोरिंग के थ्रू निकलता उसमें मिल जाता, लोग वहाँ के पानी यूज करते। तो उसकी वजह से भी वहाँ लोगों में प्रभाव देखने को मिल रहा है, और आज भी इसका प्रभाव देखने को मिल रहा है। जिस टैंक में लीकेज हुआ था जिसमें लगभग 42 टन मटेरियल था, मैंने बताया कि एक टन में लगभग 1000 केजी आता है, 42 टन मटेरियल था। और उसको 2010 में देखिए वहाँ से जिस लोकेशन पे था वहाँ से बाहर लाया गया। साफ़ सफाई का काम कंटिन्यू चल ही रहा है। ये प्रोसेस धीरे धीरे करते हुए सरकारें टालती जा रही हैं। ऐसे करते हुए लगभग 40 साल हो गए, और आज भी उस फैक्ट्री में या उस एरिया को साफ़ नहीं किया गया था। तो अभी 2024 के पिछले महीने में 3 दिसंबर को मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने सरकार को आदेश दिया कि 4 सप्ताह के अंदर वो क्षेत्र पूरा का पूरा क्लीन हो जाना चाहिए। जब ये चौथा सप्ताह खत्म होने वाला था तब इस पर पूरे प्रशासनिक विभाग में, पूरी सरकार में अफरा तफरी मची, और जल्दी जल्दी वहाँ पर जो भी कूड़ा कचरा कबाड़ लिक्विड केमिकल सब पड़ा था सबको, जो जिसमें बिल्कुल लीकेज ना हो, ऐसे बैगों में पैक किया गया। और पैक करने के बाद देखा गया कि लगभग 337 टन मटेरियल निकला। मतलब 12 ट्रकों में लोड किया गया, इतना मटेरियल निकला, कचड़ा लिक्विड केमिकल, इतना मटेरियल निकला। 12 सील्ड ट्रकों में लोड करके ले जाया जा रहा है। 337 टन मतलब एक ट्रक में लगभग 28 टन मटेरियल है। इतना घातक है कि इसको ले जाने के लिए इसके आगे भी सिक्योरिटी है, पीछे भी सिक्योरिटी, हाई सिक्योरिटी में ले जाया जा रहा है। तो लोग चिंता तो जाहिर करेंगे ही। जब ये दुर्घटना हुई तो भोपाल में बवाल हुआ था, लेकिन अब यह भोपाल की घटना ने वहाँ के पास 240 किलोमीटर दूर धार डिस्ट्रिक्ट है, धार जिला है जहाँ पर बवाल, ये भोपाल है, यहाँ से 240 किलोमीटर दूरी पर धार डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ पर अब बवाल मचा है। अब वहाँ पर बवाल क्यों मचा है? क्योंकि वहाँ पर एक फैक्ट्री है राम की ग्रुप्स पीतमपुर, जहाँ पर जो भी अपशिष्ट पदार्थ रहते हैं, जो भी कचरा रहता है वहाँ पर रिसाइकिल किया जाता है, वहाँ पर जलाया जाता है। तो वहाँ पर भेजा गया। वहाँ के लोगों को जैसे ही पता चला कि ये वो मटेरियल आ रहा है जिसकी वजह से 1984 में तबाही मची हुई थी, और उसका प्रभाव आज भी वहाँ देखने को मिल रहा है, तो अब यहाँ आएगा, यहाँ पर डिस्पोज करेंगे, कहीं ना कहीं तो गिराएंगे ना। ट्रक से 12 ट्रक है तो वहाँ की मिट्टी से पानी, बरसात होगा हवा में उड़ेगी, बरसात होगा तो पानी बह के जाएगा, तो यहाँ की मिट्टी में भी फैलेगा। अब यहाँ प्रभाव दिखेगा। देखो, जान तो सबको प्यारी होती है, तो लोगों ने विरोध करना चालू कर दिया, और देखते देखते विरोध बहुत बढ़ गया। वहाँ दो व्यक्ति थे, एक राजकुमार रघुवंशी नाम से और एक राज पटेल, जिन्होंने अपने ऊपर केरोसिन डाला और आग लगा ली। तब बवाल ज़्यादा बढ़ गया। फिर हालात काबू में नहीं हो रहे थे, तो वहाँ के एसपी को, इंद्रजीत बकलवार करके नाम है, उनको आईपीसी की धारा 141, अभी वर्तमान में इसको भारतीय न्याय संहिता के नाम से जाना जाता है, उसकी धारा 163 लगानी पड़ी। ये धारा क्या कहता है कि 5 या 5 से अधिक लोगों का समूह जब कोई आदेश या नियम या कानून को सुचारू रूप से लागू करने में कोई बाधा उत्पन्न करता है तो उस समूह को अवैधानिक घोषित कर दिया जाता है। या जब किसी सरकारी कर्मचारी या अथॉरिटी को कोई कानून अच्छे से पालन कराने में कोई विरोध गतिरोध उत्पन्न करता है तो उस ग्रुप को अवैधानिक घोषित कर दिया जाता है। तो बीएनएस 163 लगाया और वहाँ के जो भी भीड़ भाड़ थी वहाँ पर लाठी चार्ज करा दिया, भीड़ को तितर बितर करने के लिए। तो बवाल बहुत बढ़ गया। तो इसीलिए यह मुद्दा फिर से गरमाया हुआ है। अब देखिए, ये पहली बार नहीं है, इसके पहले 2005 में ही इस कचरे को रिसाइकिल, मतलब इस कचरे को डिस्पोज करने के लिए, ख़त्म करने के लिए प्रयास किया गया कि गुजरात ले जाया जाएगा, गुजरात के प्लांट में, लेकिन वहाँ के लोगों ने विरोध कर दिया तो कैंसिल हो गया। फिर उसके बाद हैदराबाद में प्लान किया गया, वहाँ भी विरोध हुआ तो कैंसिल कर दिया गया। लोगों को डर है कि
इसकी वजह से हमारा क्षेत्र भी प्रभावित होगा, तो इसलिए लोग विरोध करते हैं। जो भोपाल गैस ट्रेजेडी हुई थी, जो भोपाल गैस दुर्घटना हुई थी, उस दौरान वहाँ पर सरकार तरफ से एक कमेटी गठित की गई थी जिसके हेड थे स्वतंत्र सिंह। स्वतंत्र सिंह का कहना है कि ये सारा चीज़ एकदम प्लान्ड है, चेक किया गया है, कुछ पदार्थ को वहाँ जलाकर चेक किया गया, उसका दुष्प्रभाव वहाँ की मिट्टी में, हवा में, पानी में देखने को नहीं मिला, उसके बाद इसको यहाँ लाया गया है। और यहाँ पर भी एक बार चेक किया जाएगा, पहले कुछ मटेरियल को जलाया जाएगा और एयर को ऐसे डायरेक्ट हवा में नहीं छोड़ देंगे, चार फिल्टर लेयर्स होकर गुजरेगी, फिर हवा में आएगी। अगर उसका कोई प्रभाव दिखेगा तो धीरे धीरे करके इसको 9 महीने में थोड़ा थोड़ा जलाया जाएगा। अगर इसका प्रभाव नहीं दिखता है तो 3 महीने में इसको जला के ख़त्म कर दिया जाएगा। लेकिन अब देखिए, जो जब भोपाल गैस त्रासदी हुई थी तो इंटरनेशनल लेवल पे जिसने इसके न्याय की मांग की थी, रचना धिंगरा का कहना है कि इसका प्रभाव आज भी वहाँ देखने को मिला। 2010 में एक सर्वे हुआ था, वहाँ के आसपास की जो भी बस्तियाँ थी, वहाँ की मिट्टी में, वहाँ के अंडरग्राउंड वाटर में इसका प्रभाव देखा गया। वहाँ के बच्चे आज भी इससे प्रभावित हैं। तो अब जब इसको वहाँ डाला जाएगा तो वहाँ पर भी उतना इसका इम्पैक्ट तो नहीं दिखेगा जो 1984 में था, लेकिन थोड़ा थोड़ा दिखेगा। तो उन्होंने बल्कि कहा भी कि ये स्लो मोशन भोपाल हो सकता है, मतलब वहाँ बहुत तेज़ी से जो दुर्घटना हुई थी, यहाँ धीमा इम्पैक्ट उसका देखने को मिल सकता है। तो इसलिए सरकार को ऐसा नहीं करना चाहिए। देखिए, कोई भी चीज़ हो उसके अच्छे बुरे दो पहलू होते ही है। हम औद्योगिक विकास में हम अनेक तकनीकों का विकास कर लिए, अनेक सुख सुविधाओं का विकास कर लिए, लेकिन कहीं ना कहीं हमने प्रकृति के साथ छेड़छाड़ करके जो शुद्ध हवा, जो शुद्ध पानी, जो अच्छा स्वास्थ्य मिलता था, आज हम उसको कहीं ना कहीं इन औद्योगिक विकास के चलते खो दिए। इससे एक चीज़ ये भी सीखने को मिलता है कि देखिए, हम जो भी चीज़ें क्रिएट कर रहे हैं, हमें हमें लगता है कि जैसे हमने कोई चीज़ खाया और पॉलीथीन कहीं फेंक देते हैं, खेत में दवा का छिड़काव करते हैं, लगता है कि आपको लगता होगा कि दवा का छिड़काव किया बरसात होगा या फल जो है वो अंदर है, हम तो धुल के खाएंगे, उसका कौन सा इम्पैक्ट दिखेगा। लेकिन वो जब बारिश होगी, ये मिट्टी में मिलेगी, या मिट्टी से ही तो ये पोषण लेते हैं पेड़ पौधे। तो जब भी कोई केमिकल्स यूज़ करेंगे, कोई फाइबर्स होगा, कोई चीज़ जैसे मिट्टी में खुले में फेंक देते हैं, कभी पशु खा लेते हैं। अब पशु खाएंगे तो आप उनका दूध यूज करेंगे तो भी आपके अंदर जाएगा, फसल में रहेगा तो भी आपके अंदर जाएगा। तो अंततः प्रभावित तो मनुष्य ही होता है। इसलिए हमें कूड़े कचड़े को या कोई भी टॉक्सिक मटेरियल, जहरीला पदार्थ या जो भी हानिकारक पदार्थ है, उनको खुले में ऐसे नहीं फेंकना चाहिए। कहीं पर गड्ढा खोद के दबा देना चाहिए। शहर में है तो जो भी कूड़ादान केंद्र है वहाँ पर एकत्रित करना चाहिए, इधर उधर नहीं फेंकना चाहिए।